बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों का इकट्ठ और कॉन्फ्रेंस और अपने मसाइल जो है कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करने का इरादा, और लेकिन उसमें जो रुकावटें हैं वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं और हमारी कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। कभी वो स्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्या वाकई ये ऐसा है या फिर अपना सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, शहबाज शरीफ का कामयाब दौरा और यकीनन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके और माशी तौर पे पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिशें किस हद तक बराबर साबित होंगी, इस पे बात करेंगे। और कितना ज़रूरी है कि अपोजिशन और हुकूमत आपस में हम आहंगी के साथ, अपोजिशन अपना किरदार अदा करे, हुकूमत अपना किरदार अदा करे और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। जबकि कहा यह जा रहा है कि अगर हुकूमत अपना किरदार अदा नहीं कर रही सही तरीके से, तो अपोजिशन भी अपना किरदार नहीं अदा कर पा रही। और ये दोनों मैं समझता हूं कि जमहूरियत का सतून होते हैं, जमहूरियत की खूबसूरती का हिस्सा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रुकावटें क्यों हैं। मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, जमशेद इकबाल चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी चीमा साहब, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। मुझे बताइए कि ये जो अपना अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस है उसमें रुकावटें, क्योंकि आपके पास तो हमसे ज़्यादा शायद इंफॉर्मेशन हो, आपका राब्ता हो मरकज़ी क़यादत के साथ तहरीक इंसाफ की। हेलो जी जी, अब मेरी आवाज़ आ रही सर आपको? देखिए, इसमें जो कल से बात हो रही है, मुझे तो नहीं समझ आती कि आप शुको शुबात का क्यों इज़हार कर रहे हैं कि रुकावटें हैं या नहीं है। अगर होटल को 4 होटल अलग अलग बुक कराता है तो मैं समझता हूँ कि कुछ शौक से तो नहीं कराता, कितने के कोई आप कह लें कि सियासतदान हैं, बुजुर्ग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और सैकड़ों हजारों लोग हैं, और वहाँ कैमरे हैं, वहाँ सारा मीडिया है, उसमें सिविल सोसाइटी है, वकला हैं। वो इस तरह के इतने मतलब तबकात के होते हुए रंगबाजी हो सकती है कि जी वो रुकावट कोई भी नहीं है और आप खड़े होकर रुकावटों की बात करें। सो मैं समझता हूँ कि ये सवाल ही थोड़ा सा, मैं समझता हूँ ऑनेस्टली मुझे अच्छा नहीं लगता ये लफ्ज़ कहते हुए, पर आपका इम्बैलेंस सवाल है कि रुकावटें हैं या नहीं है। कोई रुकावटें तो हैं, सस्ताइयत की हद है। फिर ये कि जिस होटल में वो गए हैं उस होटल को कहा गया कि आपका होटल बंद कर दिया जाएगा, सुबह ताले लगे हुए थे। वहाँ पे एफसी के नौजवान क्या मतलब वहाँ पे आप कह लें कि महमूद अचकज़ई को पकड़ने आए हुए हैं, एफसी के नौजवान, या गौहर अयूब को पकड़ने आए हुए हैं, उमर अयूब को पकड़ने आए हुए हैं, या मतलब साहबजादा हामिद रज़ा को पकड़ने आए हुए हैं, सलमान अकरम राजा को पकड़ने आए हुए हैं, लियाकत बलोच को पकड़ने आए हुए हैं। किस लिए आए एफसी के लोग? कि मतलब इनकी जरूरत क्या है वहाँ पे आने की, या पुलिस वालों की वहाँ जरूरत क्या है? मतलब मैं तो मुहज़्ज़ब सोसाइटीज़ में मैं बड़े मुल्क फिरा हूँ। मुआशरा तो वो होता है जहाँ पुलिस वाला आपको नजर ना आए। मुआशरा वो होता है जहाँ सड़क पे आपको पुलिस वाला नजर ना आए, और जब आप जुर्म करें वहाँ पे पुलिस वाला मौजूद हो। जब आप जुर्म करें वहाँ मौजूद हो, लेकिन आपको आम रूटीन में पुलिस वाला नजर ना आए। अच्छा, यहाँ सर मैं जो बात मैंने जो सवाल फ्रेम किया था उसका मकसद ये था कि हमने जब ये सवाल किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, कुछ दिनों से इस पे हम बात कर रहे हैं, या उनके स्पोक्स पर्सन से, तो वो ये जो आपने एतराज़ उठाया है कि पुलिस फोर्स का वहाँ पहुँचना, एफसी का वहाँ पहुँचना, वो कहते हैं जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो हालात हैं आपको पता है, और वो अपोजिशन की लीडरशिप है, उसकी हिफाजत जो है वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये मुंह काला करके कहीं मर जाए, चले जाए कहीं। अगर इस्लामाबाद में आप कह लें कि ये पार्लियामेंट के सामने वाले होटल में भी ये हाल है कि आपको हजारों एफसी वाले या सैकड़ों एफसी वाले, सैकड़ों पुलिस वाले बुलाने पड़ते हैं, आप कह लें कि 4 बंदों की हिफाजत के लिए, क्या बात कर रहे हैं? ये वो आप कहना सी हर मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए सवाल सुन के बंदे को गुस्सा आ जाता है, मतलब ये जवाब सुन के बंदे को गुस्सा आ जाता है कि अतात आरड़ मतलब इस तरह की बातें। देखें, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन हारे हुए हैं। ये मतलब अतात आरड़ जो है 38,000 वोट से इलेक्शन हारा हुआ है, नवाज शरीफ 68,000 वोट से इलेक्शन हारा हुआ है, क्या नाम है ये मरियम बीबी जिसने 60 सफ़े का कल दिया, इश्तार दिया, ये इलेक्शन आ रही है। और इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, या इनको लाने वालों की क्या क्या क्रेडिबिलिटी है?
दे डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी। ये मतलब ये तो मजाक और जोकरों की तरह ये मतलब आप कहने मुल्क लेके बैठ गए हैं और इस मुल्क के 25 करोड़ लोगों की गरीब मुसीबत बन गए हैं। और मैं मतलब हमारे पास एक मैं जस्ट अभी पढ़ रहा था इकनॉमिक जो है अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मंथली रिपोर्ट आती है, तो मुझे वो मतलब रिपोर्ट शुरू होती है कि जनाब अब बड़ी रिकवरी हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है और जो क्या नाम है आपकी LSM जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर शुरू होता है कि जनाब अब बड़ी अच्छी ये जो आप कह लें कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में जो आप कह लें हुई है, ये फर्स्ट हाफ में 0.92% ग्रोथ हुई है पाकिस्तान में। 0.92% अगर ग्रोथ हो तो आप उसे ग्रोथ कह रहे हैं। ये आप कह लें कि जो भी चेयरमैन होता है या प्रेसिडेंट होता है या MD होता है स्टेट बैंक का, उसे लिखते हुए शर्म आनी चाहिए। ये तो तरीका नहीं था। वो तो सीधा सीधा लिखते हैं, कि जनाब ये इस चीज के साथ फलां हो रहा है, इस चीज के साथ हम 15 लाइनें पढ़ते हैं बड़ी पॉजिटिव और आखिर पे लिखा होता है ग्रोथ है 0.92%। मतलब ये तो ऐसे ही कोई झूठों की एक ग्रो आ गया है, ऐसा कोई झूठों का आप कह लें एक आ गया है, गैंग आ गया है कि जो हर बात में झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि देखें ये 25 करोड़ लोगों के मुल्क को 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क को ये ओपन जेल बना दिया गया कि किसी जगह 4 बंदे इकट्ठे होकर बात भी नहीं कर सकते। इस मुल्क के आइन के मुतल्लिक, इस मुल्क के लोगों के बुनियादी हकूक के मुतल्लिक, इस मुल्क में आइन के साथ होने वाले खिलवाड़ के साथ कोई तजवीज़ देने के लिए, कोई तनकीद करने के लिए, कोई आप कह लें कि आपको कोई याद कराने के लिए 4 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब मैंने तो दुनिया में मेरी भी उम्र मतलब तकरीबन अगले साल 60 साल हो जाएगी। मतलब आप कह लें कि हमने तो कभी इतनी डरी हुई, इतनी निकम्मी, इतनी नाहल देखी। ठीक, अच्छा, इतनी चीमा साहब, अल्लाह ताला ने आपकी जमात को एक मौका दिया था। जिस तरह से जो इमरान खान साहब थे वो फरमाया करते थे कि जी बाजवा साहब बड़े अपना जमहूरी जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और ये हम एक पेज पे हैं। वो पेज जो है वो ना फटता या वो पेज अलग-अलग ना होता, वो किताब दरम बरम ना होती तो फिर ना मौका मिलता इनको, या उस्मान बुज़दार जैसा बंदा पंजाब में ना लाया जाता तो शायद ये दोबारा मामला ना आता, या अगर गोगी फरा वाली करप्शन ना होती तो शायद इनको मौका ना मिलता। ये तो जिम्मेदार तो फिर सभी ठहरा जाएंगे ना। जी मैं कह रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार के दौर में तो 6% ग्रोथ हो रही थी। मतलब आप कह लें कि पंजाब का मैं वही तो कह रहा हूँ सर, अगर हो रही थी तो ये खराबी कहाँ पैदा हुई, क्यों आप हुकूमत में से निकाले गए? मैं बात कर दूंगा। जी जी, अगर नहीं सुनेंगे मैं बात कर। नहीं ठीक है, आप बताएं, बात करें। आप बात करने दें मुझे ना। जी जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि देखें पंजाब पाकिस्तान का 60% जो आपकी GDP है वो पंजाब में है। तो 6.2% के हिसाब से अगर मुल्क ग्रो कर रहा था तो 6.2% जब ग्रो करता है तो उसमें पंजाब का हिस्सा होगा ना वही। ठीक है, पंजाब में तरक्की हो रही होगी ना। बिल्कुल ठीक। किसान की 2 साल में 2600 अरब रुपए की इनकम बढ़ी। यहाँ पे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 24% बढ़ी। यहाँ पे 60% कारों की प्रोडक्शन बढ़ रही थी। ठीक। इस मुल्क में हाईएस्ट टेक्सटाइल और ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री अपना मशीनरी पाकिस्तान में आई 2 सालों में। ठीक है। सो मैं कहता हूँ कि हम उस्मान बुज़दार का नाम लेके तो ये कमजोरी बनाने की कोशिश, बेसिक बात रिजल्ट्स है। उस्मान बुज़दार कितना कोजा था, उसको अंग्रेजी आती थी नहीं आती थी, वो सराइकी बोलता था, कपड़े गंदे पहनता था, पढ़ा लिखा था या नहीं था। सवाल ये है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। वो अखबारों में इश्तहार देता था या नहीं देता था, अखबार में बयान दे सकता था नहीं दे सकता था, आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो खराबी कहाँ पैदा हुई, खराबी कहाँ से उठी? इंक्लूसिव जो परफॉर्मेंस है, इंक्लूसिव परफॉर्मेंस ये है कि हमने 2 सालों में 12% ग्रो किया। और हम अभी आप रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड होता है हमेशा दुनिया में, रिकॉर्ड होता है। आप देखें कि जिन मुल्कों ने सबसे कोरोना के बाद सबसे तेजी से रिकवर किया, पहले 12 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम भी है। ठीक है। और फिर उसमें इंडस्ट्री में, स्पेशली टेक्सटाइल में, एक्सपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन में, मतलब ज़राअत में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में यह तरक्की हो रही थी। वो तरक्की होते होते आप चले गए नेगेटिव चले गए। फिर आप आज 0.92 पे हैं। 0.92% के हिसाब से आप ग्रो कर रहे हैं और आप तरक्की की जनाब बुलंदियों को छू लिया। और उसके अलावा बेसिक बात मुझे ये बात कबूल ही नहीं है
कि कोई बंदा मेरी फैक्ट्री पे आके कब्जा कर ले, फैक्ट्री मेरी हो, वो कब्जा कर ले और कहे कि मैं आपसे बेहतर चला सकता हूँ। सही। मुझे इस तरह का कोई आमक नहीं चाहिए इस मुल्क में। मुझे इस तरह का कोई आमक नहीं चाहिए इस मुल्क में। ठीक है। कि जो मेरी फैक्ट्री पे कब्जा करके मुझे कहे कि मैं आपसे बेहतर चला सकता हूँ। पर होते कौन हो? ये मेरी है। तो चीमा साहब, आपने मैंडेट ही नहीं दिया। हाँ चीमा साहब, मुझे बताइए फिर भैया, ये तो आप तो एलियन है यहाँ पे। नहीं, ये तो आप बता रहे हैं, ये तो मसाइल बता रहे हैं ना, तो फिर अवाम किधर जाएं? अवाम अपोजिशन की तरफ देखें, हुकूमत की तरफ देखें, क्योंकि नुकसान तो अवाम का हो रहा है। कौन सी हुकूमत? वो तो जाली है। हाँ, तो फिर अपोजिशन की तरफ देखें। देख रही है अपोजिशन अपने हकूक की जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। अवाम अपने हकूक की जंग लड़ रही है। वो कत्ल भी हो रहे हैं, वो जेलों में भी जा रहे हैं, वो जेलें भी भुगत रहे हैं, वो फिर जाने को तैयार है, बार बार जाने को तैयार है, पहले से ज्यादा बेहतर तैयारी से जाने को तैयार है। ये नहीं हो सकता कि 25 करोड़ लोगों को चंद अहमक अपना गुलाम बनाने। चले आप फिर ये बता दें कि अपोजिशन की आवाम की बेहतरी के लिए हिकमत अमली क्या है? ये नहीं हो सकता। अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए? अवाम को रिलीफ सबसे पहले अवाम की राय मानी जाए। अपोजिशन की हिकमत अमली जी, अपोजिशन हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ कि मैं आपकी रोटी की बात बाद में करूंगा। आप जानवर है, आप इंसान है, इंसान की राय सबसे अहम होती है, उसके बाद रोटी है। उसकी बात की अहमियत होती है, उसकी राय की अहमियत होती है। उसके मर्जी के बगैर अगर वो गुलाम नहीं है तो उसकी मर्जी के बगैर उस पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। सबसे पहले बात मेरी आटा नहीं है, मेरा मसला रोटी नहीं है, सबसे पहला मेरा मसला मेरी राय है। सही। जो मैंने दी है उसके मुताबिक इस मुल्क में मुझे कोई गवर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेरी राय से हटके कोई यहाँ पे अहमक बैठा हुआ है, मुझे बारे में नहीं है, मुझे मंजूर ही नहीं है वो। मेरा तो मसला सबसे बड़ा ये है, मेरा तो 90% मसला ये है इस मुल्क का। लिहाजा सबसे ज्यादा अपोजिशन ये काम कर रही है और यही करेगी और यही होना चाहिए। यहाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, क्या जानवरों का मुल्क है ये? अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है तो, अगर यहाँ पे आइन नहीं है, कानून नहीं है, 25 करोड़ लोग इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? How they can live together in a peaceful manner? ठीक। अगर यहाँ 25 करोड़ लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, हर आदमी के लिए अलग कानून है, तो किसको कबूल है ये? ठीक है। अच्छा, आपको कबूल है ये? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो अपोजिशन की बात तो सारी की हम बाद में करेंगे, मुझे आपकी जमात के अंदर के जो हालात हैं कि जिस तरह के आप हैं या शेर अफजल मरवत है, मैं उसी सफ में आपको रखूंगा इसलिए कि आप खुल के बात करते हैं, और या दीगर जो ऐसे लोग हैं जो अवाम के हकूक की बात करते हैं, वो ख्याल नहीं करते कि पार्टी नाराज होगी या राजी होगी या नहीं होगी। तो उन लोगों के साथ जो हशर हो रहा है पार्टी के अंदर, तो फिर अवाम अगर आप लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखा जा रहा है जैसे शेर अफजल मरवत के साथ, या आप लोगों के साथ, या जमात में खान साहब किसी को कुछ और कहते हैं, कानों के कच्चे हैं, किसी की सुनते हैं, किसी को निकाल देते हैं, और जब वो सवाल करते हैं तो उनको अपना उनके जवाबात भी नहीं सुने जाते, तो मुझे बताइए कि बुला के पूछा भी नहीं जाता और पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो ये रवैये मुझे बताएं, जमहूरियत कहाँ से आएगी? जब जमातों में जमहूरियत नहीं है तो फिर जमहूरियत कहाँ से आएगी? देखें, ये मुझे नहीं समझ आती कि आप नॉन इशू क्यों बना रहे हैं। ये नॉन इशू है मेरी पार्टी का और मेरा, मैं तो उसी के साथ खड़ा हूं ना। मैं तो कोई शिकायत नहीं कर रहा, मुझे तो कोई शिकायत नहीं अपनी पार्टी। सही। तो आप मेरा मसला बयान करें। और इस मुल्क में 25 करोड़ लोगों का मसला है कि ये नवाज शरीफ जीता हुआ नहीं है। 25 करोड़ लोगों का मसला है कि शहबाज शरीफ जीता नहीं है, मरियम जीती नहीं है, जरदारी जीता नहीं है। ये सेनेट के जो वोट डाले हैं, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की खवातीन बनी हैं, वोट पीटीए को मिला है और स्पेशल सीटों पे वो आ गई हैं, और उनका वोट आगे उन्हीं से सेनेटर बने, उन्हीं से जाके सदर बना है, उन्हीं से जाके सेनेट चेयरमैन बना है। ये जाली है। सो 25 करोड़ लोगों का तो ये मसला है। सही। और ये कहाँ से मसला आ गया कि जमशेद चीमा को क्या शिकायत की है? जमशेद चीमा को कोई शिकायत नहीं है। सो बेसिक जो बात है, ये पार्टियों के छोटे छोटे इख्तिलाफात को, इस मुल्क में अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, अगर इस मुल्क में अदालत बैठ गई, इस मुल्क में मीडिया पे कदगन लग गई और वो इशू नहीं है, और शेर अफजल मरवत कहाँ से इशू आ गया, जमशेद चीमा कहाँ से इशू आ गया? ना जमशेद चीमा इशू है, ना आप कह लें शेर अफजल मरवत या कोई पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात, ये कोई इशू ही नहीं है। सही है। ये नॉन इशू है। इशू बेसिक ये है कि मेरे भाई आप सच्ची बात नहीं कर सकते,
आप अगर सच्ची बात करेंगे कल आप नहीं होंगे, स्क्रीन पे नहीं होंगे। ठीक है। मतलब आज हबीब अकरम का स्क्रीन पे ना बैठना इशू है इस मुल्क का। आज मतलब तमाम अच्छे साथी जो हैं उनको ऑफ एयर करना मसला है इस मुल्क का। और यहाँ पे इतने ज्यादा साथी जो है जलावतन हो गए, ये मसला है इस मुल्क का। इतने साथी मारे गए, वो मसला है इस मुल्क का। इतने लोगों पे जो पीका ऑर्डिनेंस लग रहा है, फेक न्यूज गवर्नमेंट दे रही है। फेक न्यूज उनको कोई नहीं पूछ सकता, और किसी को भी फेक न्यूज में पकड़ के अंदर किया जा सकता है। सच्ची बात करने पे, बिल्कुल ठीक है, बात करने पे आपको कत्ल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। सो मैं समझता हूँ हम इश्यूज की बात करें, हम नॉन इशू की बात ना करें। सो ये जो मजबूरी मेरी है या आपकी है कि मैं उतना सच है जितना मैं बोलना चाहता हूँ उतना ना बोल सकूं, आप बिल्कुल ही सच ना बोल सकें कि आपने आफेयर हो जाना है, आपने बेरोजगार हो जाना है, ये मसला है इस मुल्क का। हम उसकी बात करें, और इसी पे बात हो रही है। आपके साथी भी यही बात कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी यही बात कर रही है, मुखला भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप भी ये बात, आपको ये बात ही करनी चाहिए। लिहाजा इस मुल्क के जो रियल इश्यूज हैं उन पे बात होनी चाहिए। बस मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। जी जी जरूर। पाकिस्तान में जब 1% ग्रोथ होती है, पाकिस्तान में जब 1% ग्रोथ होती है तो 4,80,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 1% ग्रोथ है, 4,80,000 लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है। 6% अगर ग्रोथ होगी तो पाकिस्तान में 27 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पाकिस्तान में 25 लाख लोग हर साल लेबर मार्केट में आते हैं। तो जब आपकी 6-7-8% ग्रोथ होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक। अब ग्रोथ एक साल आपकी नेगेटिव चली गई, एक साल आपकी 2% हुई, इस साल 1% हो रही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पिछले सालों में कम से कम कोई 3 मिलियन लोग नए बेरोजगार आ गए इस मार्केट में। बिल्कुल ठीक। 10.8% इस वक्त बेरोजगारी है मुल्क में। और इस साल बदकिस्मती ये है कि दुनिया का 2023 वाज दुनिया का नंबर 1 मुल्क जिससे लोग माइग्रेट हुए हैं। 16,70,000 लोग आपके माइग्रेट हुए हैं। सूडान आपके बाद गया, ठीक है। अच्छा, और इंडिया से सिर्फ 6 लाख लोग माइग्रेट हुए। चाइना से आपसे थोड़े 1.5 अरब की आबादी, आपसे थोड़े लोग माइग्रेट हुए। बांग्लादेश से आपसे सिर्फ 4 लाख लोग माइग्रेट हुए। आपके 16 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए। लोग कश्तियों में डूबने वाले 90% आपके लोग हैं। और यहाँ बैठ के नीरू बैंसी बजाई जा रहा है। नीरू जनाब तरक्की करते जा रहे हैं। ठीक है। और ये जुल्म है, ये यकीनन जुल्म है। अच्छा चीमा साहब, मैं आपसे कभी मैं शिकवा तो नहीं किया, ना मैंने कभी डिस्कस किया, लेकिन मौका मिला है आप जैसा एक शख्सियत, क्योंकि मेरा आपका बड़ा पुराना वास्ता है जर्नलिज्म से, तो मुझे मैं आज ये आपसे गिला नहीं है, क्योंकि जब बंदा खुद उस क्राइसिस में हो या जिसकी जमात, तो उस वक्त गिला नहीं करना चाहिए। मुझे ऑफ एयर किया गया, मुझे करवाया गया, और मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड उस शख्स का नाम बताऊंगा जो कि अगर अब वो इस्तेहकाम पार्टी में चला गया, उसने फोन कर करके चैनल्स पे मुझे ऑफ एयर करवाया, और उस शख्स ने जुल्म अजीम किया, और मैं कभी उफ तक नहीं किया। और जितना जर्नलिज्म मैं करता रहा, और मैं उस दौर में भी आवाज बुलंद करता था और आज भी करता हूं, आज भी ये हुकूमत भी मुझसे खुश नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर बात बताता हूं। नहीं हो सकती। मुझे आपने जो आज बातें की है ना, मेरे दिल को लगी हैं। उसकी वजह यह है कि ये हमारे दिल की बात है। हम अगर करेंगे तो शायद कल प्रोग्राम ही ना कर सकें, यकीनन नहीं कर सकेंगे। तो मुझे बताइए कि जब उस वक्त ये हुआ तो मैंने गवर्नर तक बात पहुंचाई, मैंने खान साहब तक जाने की कोशिश की, तो इनके चमचे चाटों ने मुझे पहुंचने नहीं दिया। उस वक्त चौधरी सरवर साहब थे, मैंने कहा मेरी आवाज पहुंचाएं, लेकिन वो शख्स भी उनके साथ मिल गया, और मुझे समझ नहीं आई कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया। मुझे पता नहीं, मैं उस बंदे का नाम जाने बगैर आपसे माफी मैं आपको अलहदा बताऊंगा उसका नाम, मैं ऑन एयर नहीं बात कर सकता। वो चौहान ही होगा, मुझे उसी की समझ आ रही है, तो या मतलब फरदौस आशिक हो सकती है, लेकिन मैं उसका नाम जाने बगैर आपसे माफी मांगता हूँ। कब किसी भी गैर जमहूरी नहीं कर सकते, ना उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। जी। दुनिया में बेसिक जो है सारी, आप कह लें जितनी भी मतलब मैग्ना कार्टा के बाद 1215 में आया, दुनिया यूरोप में तरक्की उसके बाद शुरू हुई। जब आप कह लें दुनिया में इख्तिलाफ राय को एक बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हुई, बादशाह के कानून जो इख्तियारात थे वो उन पर कर्ब किया गया, और कानून के मुताबिक मतलब बगैर किसी कानून के कोई बंदा टैक्स नहीं लगा सकता था,
और बगैर किसी आप कह लें कि अदालत की सजा के कोई जज कोई बादशाह किसी को अंदर नहीं दे सकता, उसके नहीं दे सकता था। उसके बाद यूरोप में तरक्की शुरू हुई। जी बिल्कुल ऐसे ही। आज हम मैग्ना कार्टा से जो तरक्की शुरू हुई थी, हम आज भी वहां नहीं पहुंच सके। हमारा बादशाह आज भी कहता है अंदर कर दो, उठा लो, इतने को मिसिंग कर दो, जी जी, इतने उठा लो, इतने मिसिंग कर दो, इतनों को जमानत नहीं होने देनी, ये अदालत में थोड़ा सा इंसाफ मिलता है, इसको खत्म कर दो। इस तरह मतलब हम मैग्ना कार्टा के 1215 से पीछे चले गए। तो इस तरह मुहज़्ज़ब मुआशरे कभी मुहज़्ज़ब नहीं होते ना, मुआशरे तरक्की करते हैं। दुनिया में जिन मुल्कों से मतलब अब सबसे ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो शायद यू कैन से कि ये मतलब आप सऊदी अरब की बात करें, आप इराक की बात करें, आप ईरान की बात करें, आप क्या नाम है अज़रबैजान की बात करें, रशिया की बात करें, आप इस तरह के मुल्कों की तो जहाँ जहाँ भी नेचुरल रिसोर्स है वो मुल्क आज अमीर नहीं है। दुरुस्त है, ऐसा ही है, गरीब है, ऐसा ही। और जिन मुल्कों के पास कुछ नहीं था, वो हांगकांग था, वो सिंगापुर था, वो आप कहें साउथ कोरिया था, वो बहुत अमीर चले गए। ठीक है। सो अमीर कौन हुआ? अमीर वो हुआ जहाँ पे सोर्सेज नहीं थे, जहाँ पे आइन आ गया, जहाँ आइन और कानून आ गया, इंसाफ आ गया और लोगों को के मुनसफाना वसाइल की मुनसफाना तकसीम शुरू हुई। बिल्कुल ठीक। वहाँ पे समाजी और मुआशी इंसाफ वहाँ पे तक शुरू हो गई। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ हम 25 करोड़ लोग जो सालाना 52-53 लाख बढ़ जाते हैं, इस मुल्क में 25 लाख लोग जॉब मार्केट में हर साल आते हैं। इस मुल्क की जरूरत है 7% 8% ग्रोथ। और मेरे मुल्क का जोकर वज़ीर आज़म कहता है, वो कहता है कि मैं ग्रोथ 1% करता हूँ लेकिन तरक्की बहुत हो रही है। हमने माशाल्लाह मुल्क बचा लिया है। ठीक है। मैं तरक्की नेगेटिव कर रहा हूँ। बिल्कुल। चीमा साहब, मैं चाहूंगा कि किसी दिन आपके साथ ना इसी मौजू के ऊपर ना मुल्की मईशत के मामलात के ऊपर ना एक पॉडकास्ट करूंगा, आपके यहाँ आऊंगा इंशाल्लाह, वहां पे आपको ज़हमत दूंगा, क्योंकि एक प्रोग्राम में जिस तरह की आपका इल्म है या जिस तरह से आप प्रोफेशनल हैं इसके हवाले से, माशी प्रोग्राम के हवाले से, तो वो आज के प्रोग्राम में तो इतना ही, लेकिन नेक्स्ट आपको ज़हमत देंगे और इंशाल्लाह आपके साथ पूरा प्रोग्राम करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शिरकत का। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, चीमा साहब को आपने सुना। यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर किसी पार्टी से हट के गुफ्तगू सुनी जाए तो इनकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ रही है, खुद एतमादी का फुकदान हो रहा है, स्पोर्ट्स भी नीचे जा रही है, तो ये सवालिया निशान तो है।